रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। अगर इसको समझ लीजिएगा तो आपको आज के बाद वैदिक काल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब तक है। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे कि ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। कब से कब तक का है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का देखेंगे कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल है। ईसा पूर्व और ईसवी सन दोनों को हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही बारीकी ढंग से समझे थे। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो आर्य भारत आए थे तो उसका जो क्षेत्रफल था, उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक के था, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ऋग वैदिक काल में सबसे पहले ये स्टार्टिंग था ऋग वैदिक काल, और यार का स्टार्ट यहीं से हुआ, ऋग वैदिक काल से ही। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उत्तर में जो थे, उत्तर में यह हिमालय तक का क्षेत्र था। हिमालय ये नॉर्थ यानी कि उत्तर में हिमालय। और उसके बाद देखेंगे कि दक्षिण में ये जो हमारा दक्षिण में जो साउथ में यह यमुना नदी तक फैला था। यमुना नदी तक फैला हुआ था। और उसके बाद देखेंगे ईस्ट में भी यानी कि पूरब में भी यमुना नदी तक ही था। कहाँ तक? यमुना नदी तक। और उसके बाद पश्चिम में देखेंगे यह अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान तक था। तो हम लोग जो आर्य यहाँ आए और बसे, तो सबसे पहले देखें कि उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में जो है यमुना नदी के समानांतर तक थे। और उसके बाद ईस्ट में भी यमुना नदी तक ही पहुँचे थे और इधर अफगानिस्तान तक आर्य थे। है ना। तो यहाँ से अब हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि ये ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर में तो हिमालय तक ही थे, हिमालय तक थे। और पश्चिम में कहाँ तक था? तो पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक था। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा दक्षिण में जो विंध्य पर्वतमाला तक का यारियों का फैलाव हो गया। और उसके बाद देखेंगे ईस्ट में कहाँ तक फैल गया था? तो ये बिहार यानी कि पटना तक, गंगा नदी तक के यह आर्य फैल गए थे। और जो पटना तक के आए थे वह गौतम ऋषि के द्वारा आर्यों का आर्यीकरण जो उत्तर भारत में किया गया, वह किसके द्वारा? उत्तर भारत में आर्यीकरण यह गौतम ऋषि के द्वारा। और उसके बाद देखें कि अगस्त ऋषि के द्वारा दक्षिण भारत में जो आर्यीकरण किया गया वह अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। तो यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको देखें। अब हम लोग इसके सारे अंतर को देखते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि इसका मुख्य व्यवसाय जो था, व्यवसाय जो था वह क्या था? यहाँ पे पशुपालन। ऋग वैदिक काल में जो इनका व्यवसाय था वह पशुपालन था। और उसके बाद यही उत्तर वैदिक काल में इनका जो व्यवसाय था वह क्या हो गया? कृषि। क्योंकि यही उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का खोज हुआ। किसका? लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज हो जाने के कारण खेत की जुताई बहुत अंदर तक होने लगा। और जब खेत का जुताई होने लगा तो पैदावार बढ़ गए। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। पहले किसी चीज़ को बारीकी ढंग से समझिए। अगर इस चीज़ को आप अगर समझ गए तो आपको वैदिक सभ्यता में दिक्कत नहीं होगा। और इसमें देखेंगे इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रमुख जानकारी।
प्रमुख जानकारी जो है वह हमारा ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किस चीज़ से मिलता है? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारा उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलता है। तो हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं और यहीं से समझना है। और यहाँ से जब समझिएगा तो इसको याद करने का ज़रूरत नहीं, इसको कंसेप्ट में बैठाने का ज़रूरत है। और अगर आप कंसेप्ट में बैठाइएगा तो आपको हिस्ट्री कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो यहाँ पर से एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें कि जितना चीज़ हम ऋग्वेद में पढ़ेंगे वह सारी ऋग्वैदिक काल का है, और जितना हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में पढ़े हैं वह सारा उत्तर वैदिक काल का चीज़ है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनका जो जीवन था, इनका जो जीवन था वह कैसा था ऋग्वैदिक काल में? तो घुमक्कड़ों के जैसा जीते थे। यह अस्थायी जीवन था, अस्थायी। कैसा जीवन था? अस्थायी जीवन था। और जबकि उत्तर वैदिक काल में जब खेती बाड़ी करने लगे तो आदमी एक जगह स्थिर से रहने लगे और यहाँ से अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। क्योंकि अब वैदिक काल के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे महाजन काल पीरियड, और वहाँ से देखेंगे कि बड़े बड़े राजाओं का उत्पत्ति होने लगेगा और 16 बड़े महाजन पदों का निर्माण होगा। और जब उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम लोग पहले इन्हीं को देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज ये हमारा वैदिक काल का लास्ट क्लास है और इसमें बहुत ही बारीकी ढंग से आज के क्लास में हर चीज़ आपको देख लेना है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि राजा का पद जो था, राजा का पद, यहाँ राजा का पद जो था वह वंशानुगत नहीं था। क्या? वंशानुगत। यहाँ वंशानुगत नहीं था, यहाँ राजा चुने जाते थे। राजा का क्या होता था? चुनाव। और यहाँ जो है वंशानुगत हो गया, यहाँ से उत्तर वैदिक काल से वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। तो यह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह सारे बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को भी देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म के आधार पर थी। क्या चीज़ के आधार पर? हम लोग ऋग्वेद पढ़े ना, इसमें वर्ण व्यवस्था जो 10वें मंडल में है वह कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार, जो पुरुष सूक्त हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पढ़े वह कर्म के आधार पर था। और यहाँ पे कर्म के आधार पर नहीं रह करके यह क्या हो गया? यह वंश के आधार पर हो गया। यानी कि कोई अगर बिल्डर है तो उसका बेटा भी बिल्डर ही होगा, कोई अगर फर्नीचर का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी फर्नीचर का ही काम करेगा। तो यहाँ से उत्तर वैदिक काल से यह वर्ण व्यवस्था क्या हो गया? पूरी तरह से बदल गया, समाज में एक नया परिवर्तन आ गया। तो यह सारी बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से देखेंगे। तो अभी हम लोग देखें ऋग्वैदिक काल में देखें कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के इसका पीरियड रहा। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देखें कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का इसका कार्यकाल रहा। और इसका देखें कि उत्तर में यह हिमालय से और दक्षिण में यमुना नदी तक का इसका फैलाव था आर्यों का। और पूरब में देखें, पूरब में भी यमुना नदी तक, और पश्चिम में देखें कि यह अफगानिस्तान तक का इसका फैलाव रहा। और जबकि इसमें देखें उत्तर वैदिक काल में कि यह उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विंध्य तक का इसका फैलाव हो गया। और उसके बाद देखें पूरब में बिहार तक और पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान तक ही इसका फैलाव बना रहा। तो बहुत ही बारीकी ढंग से हम लोग देख रहे हैं। इसके व्यवसाय देखें तो व्यवसाय में देखें कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय जब यहाँ आए थे तो वह चारागाह की खोज में आए थे और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन समय बदलता गया तो लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज होने के बाद यहाँ पर मुख्य आधार जो यहाँ पे व्यवसाय हो गया वह कृषि हो गया। और उसके बाद देखेंगे इसकी प्रमुख जानकारी जो मिलती है वह हमारा ऋग्वेद से मिलती है। जबकि
उत्तर वैदिक काल की प्रमुख जानकारी हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। तो यहाँ पे उसके बाद देखें कि यहाँ से जीवन क्या हो गया, यहाँ जो ऋग वैदिक काल में जीवन था वह अस्थायी था, लेकिन यहाँ जो जीवन हुआ वह अस्थायी हो गया क्योंकि खेती होने लगा था। उसके बाद हम लोग देखें कि राजा का पद ऋग वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था। यह क्या था, इसका चुनाव होता था राजा का। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में देखें कि राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही होगा। उसके बाद देखें, और वो भी राजा कौन बेटा होगा, जो सबसे बड़े बेटे होंगे, जेठ पुरुष जिसको बोलेंगे, वही बेटा उनका राजा बनेगा। उसके बाद देखें कि इनका वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म के आधार पर था और यहाँ पे वंश के आधार पर होने लगा, यानी कि कोई भी मनुष्य अगर बढ़ी का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी बढ़ी यानी कि कारपेंटर का ही काम करेगा। तो यह जो उत्तर वैदिक काल से सिस्टम जो है थोड़ा सा चरमराने लगा। तो यहाँ पर नारियों की स्थिति भी देखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और नारी का स्थिति देखते हैं। तो इसमें नारी का स्थिति बहुत बढ़िया थी और इसमें धीरे धीरे चरमराने लगी। तो बहुत ही बारीकी ढंग से देखिएगा और आज के क्लास के बाद आपको वैदिक काल में कहीं कोई दिक्कत और कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। तो अब हम लोग ऋग वैदिक काल में देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में राजा जो रहते थे, पहले कोई राज्य नहीं था और कोई देश नहीं था। पहले कुछ गांव के जोड़कर और जैसे ब्लॉक स्तर का होता है ना, तो उसी तरह से एक कबीला बनता था। क्या बनता था? कबीला। और कबीला का जो प्रधान होता था, कबीले का प्रधान वह होता था राजा। क्या होता था? राजा। और उसी को राजन बोलते थे। क्या बोलते थे? राजन। तो इसमें अब देखेंगे कि ये जो राजा थे, कबीले के प्रधान, इनको समझाने के लिए सभा और समिति था। क्या था? सभा और समिति। सभा और समिति। और इस सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी। स्त्री क्या करती थी? इसमें भाग लेती थी। और उसके बाद देखेंगे कि यही उत्तर वैदिक काल में स्त्री भाग नहीं लेती थी। क्या करती थी? उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्री भाग नहीं लेती थी। उसके बाद देखेंगे कि इस काल में यज्ञ जब होता था ना, तो इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी अपने पति के साथ। अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। ऋग वैदिक काल में स्त्री जो है अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, जबकि एक ब्राह्मण ग्रंथ था। ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया जाता है। मतलब इतने ब्राह्मण था, उसमें कन्या को चिंता का कारण बताया जाता है। और एक है सतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। तो इसमें देखें कि इसमें कन्या को और चिंता का कारण बताया गया। और इसमें सतपथ ब्राह्मण एक इसमें देखें कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। उसके बाद अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस ऋग वैदिक काल में कुछ विद्वान महिलाएं थी जिसको विदुषी कहा जाता था। बहुत बुक में आप देखिएगा विदुषी महिला लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? विदुषी। इसमें देखेंगे अपाला, घोपा, लोपामुद्रा, यह सब जो है विद्वान महिलाएं हैं। अपाला, सिक्ता, घोपा, लोपामुद्रा और एक महिलाएं हैं विषवारा। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो विद्वान महिलाएं हैं उसका नाम लिख देते हैं विदुषी महिलाएं, मैत्रेयी
सालवा, वनवा और काविनी, काव्यायनी। तो यहाँ पर देखें कि मैत्रेयी, गार्गी, सालवा, वानवा और काव्यायनी, तो यह सभी जो विद्वान महिलाएं थी। और उसके बाद देखेंगे प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, इस काल की प्रमुख देवता जो हुआ वह कौन था? इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो हुआ वह कौन हुआ? प्रजापति। कौन हुआ? प्रजापति। और उसके बाद देखेंगे कि और देवताएं हैं मरुत, घौत, सोम और पूषण। तो यह जो प्रमुख देवताएं हैं, यह मरुत जो है वह आंधी तूफान का देवता माना जाता है। आंधी तूफान। और घौत जो है वह क्या, कौन सा देवता माना जाता है? यह आकाश का देवता, आकाश, आकाश का देवता। और उसके बाद देखेंगे कि सोम जो है वह वनस्पति का देवता, वनस्पति, वनस्पति का देवता। और पूषण जो है यह पशुओं का देवता, पशु का देवता। यह चीज़ हम लोग जो प्रमुख जो एग्जाम में आते हैं उस पॉइंट को जरूर देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि प्रमुख देवता तो इंद्र है, उसके बाद और भी प्रमुख देवताएं हैं जिसमें मरुत, घौत, सोम और पूषण है। तो मरुत जो है वह आंधी तूफान का देवता, घौत जो है आकाश का देवता, सोम जो है वनस्पति का देवता और पूषण जो है वह पशुओं का देवता है। और उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में भी और भी प्रमुख देवताएं हैं जिसमें शिव, नारायण, पूषण। तो इसमें देखेंगे शिव को उस समय क्या बोला जाता था? रुद्र। शिव को रुद्र। और नारायण, नारायण यानी कि विष्णु, नारायण यानी कि विष्णु। और उसके बाद देखेंगे पूषण जो देवता था वह किसका देवता था? तो यहाँ पे शूद्रों का देवता हो गया, शूद्र का देवता। तो यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि यह ऋग वैदिक काल में पूषण जो था वह पशुओं का देवता था और उत्तर वैदिक काल में पूषण जो हुआ वह शूद्रों का देवता कहलाने लगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस सबको हम लोग कवर किए और आगे देखेंगे। इसमें देखें कि कबीला का जो प्रधान होता था वह राजा होता था और राजा को समझाने के लिए सभा और समिति की व्यवस्था किया गया था। और इसमें देखें कि यह सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्री भाग नहीं ले सकती थी। उसके बाद देखें कि इस काल में स्त्री अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। उसके बाद देखें इसमें ऐतरेय ब्राह्मण है जिसमें कन्या को चिंता का कारण बताया गया। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में देखें कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। और उसके बाद देखें कि ऋग वैदिक काल के कुछ विद्यमान महिलाओं को देखें तो इसमें अपाला, उसके बाद सिक्ता, घोपा और लोपामुद्रा और विश्ववारा, यह जो महिलाएं हैं यह सब विद्वान महिलाएं उस समय की थी। विदुषी महिला, उनको स्त्रीलिंग में विदुषी कहा जाता है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के विदुषी महिलाएं देखें कि मैत्रेयी, गार्गी, सालवा, वानवा और काव्यायनी, यह सभी जो महिलाएं हैं वह विद्वान महिलाएं थी। उसके बाद देखें ऋग वैदिक काल की प्रमुख देवता में इंद्र जो सबसे प्रमुख देवता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो था वह प्रमुख देवता था। और इसमें अन्य देवता ऋग वैदिक काल के देखे जिसमें मरुत, घौत, सोम और पूषण को देखे। मरुत आंधी का देवता और उसके बाद घौत को देखे जो आकाश का, कहीं कहीं घौ भी देखिएगा तो आकाश का देवता, और सोम जो वनस्पति का देवता और पूषण जो कि पशुओं का देवता, जबकि यही पूषण जाकर के उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कहलाने लगा। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के अन्य देवता में शिव जिसे रुद्र कहा गया, नारायण जिसे विष्णु कहा गया, और प्रजापति का मतलब भी समझ लीजिए ब्रह्मा होता है। क्या होता है? ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर किए।
तो अब हम लोग यहाँ से इनके सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था, इसमें हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो हमारा था वह क्या था, कुल, ग्राम, वीस, जन, कुल, ग्राम, 20 जन। और इसमें आपको उत्तर वैदिक काल में यही आपको कुल, ग्राम, 20 और जनपद हो गया। यानी कि बदलाव कहाँ हुआ, जन से हमारा जनपद हो गया। बस इसी बात को हम लोग को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ध्यान देना है। और उसके बाद इसमें हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि कुल के जो प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था, कुलप। और उसके बाद ग्राम के जो प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। और उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि 20 के प्रधान को विस्पति। और उसके बाद जन के जो प्रधान होते थे वह राजन होते थे, राजन यानी कि राजा। और उसके बाद कुल, इसमें भी वही कुलप, यानी कि इसको परिवार के कैटेगरी में रखा गया, परिवार। और उसके बाद यहाँ पर से ध्यान देंगे, ये जो हमारा बदला है जनपद, और इसका जो प्रधान होता था वही आपको राजा ही होते थे। कौन होते थे, राजा। तो इस बात को एकदम बेसिक से आप लोग समझिए, और अगर यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसमें राजनीतिक संस्था में राजनीतिक संस्था जो होती है उसमें विदत, सभा और समिति, विदत, सभा और समिति की व्यवस्था किया गया था ऋग वैदिक काल में। लेकिन इसकी हो गई समाप्ति, मतलब यह सबसे प्राचीन आपको है, सबसे प्राचीन। और इसका धीरे धीरे लुप्त होने लगा, और यहाँ पर आपको यह जो विदत है यह समाप्त हो गया पूरी तरह, और बच गया सभा और समिति।